नमस्कार। लैटिस वाइब्रेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन डायमेंशनल लैटिस के लिए, वन डायमेंशनल लैटिस से मैं मीन कर रहा हूं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स के तरह का जो क्रिस्टल लैटिस है, वैसे वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में ट्रैवल करने वाले हार्मोनिक डिस्टरबेंसेस, हार्मोनिक वेव का इक्वेशन कैसा हो सकता है, किस तरह के इक्वेशन से उस मीडियम में ट्रैवल करने वाले, उस वन डायमेंशनल लैटिस में ट्रैवल करने वाले वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उस इक्वेशन की मदद से उस हार्मोनिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वेव वेक्टर के साथ रिलेशन कैसा होता है, हम लोगों ने उस रिलेशन को भी डिराइव किया था, आप याद करें। और हम लोगों ने निकाला था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, वन डायमेंशनल लैटिस, as a function of k is given by 2 times under root c by m mod sin k a by 2, where a is lattice parameter, separation between two consecutive lattice sites or separation between two consecutive atoms of crystal lattice, k is wave vector। और ये जो इक्वेशन आया था, मैं आपको याद दिलवा दूं कि ये इस कंसिडरेशन के आधार पर आया था कि हम लोगों ने माना था कि क्रिस्टल लैटिस के जो डिफरेंट एटम्स हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी स्प्रिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और वो स्प्रिंग केक्स के तरह का फोर्स लगाता हो, और सिर्फ नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शंस को हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जो बाकी दूर के एटम्स के साथ इंटरैक्शन होती है, उसके वजह से जो फोर्स होगा वो नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, और इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इमीडिएट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स के साथ इंटरैक्शन को कंसीडर करके और वेव का इक्वेशन लिखा था। और उस इक्वेशन के आधार पर हम लोगों ने उस मीडियम में ट्रैवल करने वाले वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था इस तरह से। इसमें उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था c, और सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल माने गए थे, जिन सब के मासेस m लिए गए थे, और k वाज द वेव वेक्टर। और इसके आधार पर हम लोगों ने ओमेगा का k के साथ ग्राफ कैसा होगा, उस ग्राफ को ड्रॉ भी किया था, और उस ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें भी की गई थी पिछले क्लास में, आप याद करें। आज के लेक्चर में क्रिस्टल वाइब्रेशन को लेकर के पीछे के 2 लेक्चर्स में जितनी बातें हुई हैं, एक तरह से उनका मैं रिवीजन भी आपको करवाऊंगा, क्विक रिकैप जिसको आप कह सकते हैं। और जो ओमेगा का k के साथ मैंने ग्राफ खींचा था, आप याद करें पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इस ग्राफ के अंदर से कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल इंफॉर्मेशंस निकालेंगे, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो आप याद कीजिए, इसमें हम लोगों ने कहा था कि k के स्मॉल वैल्यू के लिए साइन KA/2 को KA/2 लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ k, सच स्मॉलर वैल्यूज ऑफ k whose लिमिट मे बी टेकन टू बी टेंडिंग टू 0, उतने छोटे k के लिए जब थीटा का लिमिट 0 को टेंड करता है तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ले सकते हैं फॉर लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, और लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0 का मतलब कि लिमिट ऑफ लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी
क्या हो जाएगा, साइन के ए बाई 2 कैन बी टेकन टू बी नियरली इक्वल टू के ए बाई 2, और वैसे हालत में ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के हो जाएगा ए अंडर रूट सी बाई एम टाइम्स के। मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। और दो तरह की वेलोसिटीज हमने डिफाइन किया था पिछले क्लास में, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते थे ओमेगा अपॉन के, और दोनों में क्या फर्क होता है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था। और ग्रुप वेलोसिटी को लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी के। तो इस रिलेशन के आधार पर अगर हम लोग एक एक्सिस पर के का वैल्यूज प्लॉट करें, एक एक्सिस पर हम लोग के का वैल्यूज प्लॉट करें और एक एक्सिस पर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के प्लॉट करें, तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ के हुज लिमिट टेंड्स टू 0, के स्मॉलर वैल्यूज के लिए ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, लीनियर वेरिएशन होगा ओमेगा का के साथ दोनों तरफ। के पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट ओमेगा पॉजिटिव ही होगा। यहां मॉड हम लोगों ने लिया हुआ है, तो दोनों तरफ ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। और उसके बाद फिर साइन थीटा के तरह का कर्व टेक ओवर करेगा और ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ के बाद फिर वही नेचर रिपीट होती है। और ये वाला जो पॉइंट था आप याद करें, ये प्लस पाई बाई ए था, और उसी तरह से इधर भी ये वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस पाई बाई ए होता है, और उसके बाद यही वैल्यू रिपीट होती है, और ये ओमेगा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ये ओमेगा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। और इस ग्राफ के आधार पर हम लोगों ने ये कहा था कि के का वैल्यू, के रिलेवेंट वैल्यूज, जिन के वैल्यूज के लिए उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव डिस्टरबेंस के बारे में सारी जानकारी ली जा सके, मतलब ऑल दोज डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ के which are relevant to get information and discuss about the disturbance traveling in the medium, उनका वैल्यू यहां से यहां के बीच ही लाई करता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा के का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो इन्हीं वैल्यूज को रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन है ये, इन्हीं वैल्यूज को रिपीट करेगा। सो द ओनली रिलेवेंट वैल्यूज ऑफ के विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस to discuss everything about the disturbance traveling in that lattice or crystal lattice or medium are the values of k lying between minus pi by a to plus pi by a. Minus pi by a less than equal to k less than equal to plus pi by a. These are the only relevant values. और हम लोग ये कहते थे कि ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है, यहां से यहां के बीच ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। हम लोग कैसे कह रहे थे कि फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको याद दिलवा दूं। आप रेसिप्रोकल लैटिस के डिस्कशन को याद करें। हम लोगों ने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डिफाइन किया था, G इज इक्वल टू HG1 प्लस KG2 प्लस LG3
इस तरह का आप रेसिप्रोकल लैटिस का जो लेक्चर था, अगर आप भूल गए हो तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख लेंगे तो ये चीज़ें रिकैप हो जाएंगी और आप यहाँ की बातों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन में जो इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे उसको आप दिमाग में अच्छे ढंग से बैठा पाएंगे। यहाँ जो एच के और एल था, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में जो एच के और एल हम लोगों ने लिया था वो वही मिलर प्लेन्स वाला इंडेक्स है एच के और एल। और ये G1 G2 G3 वेक्टर कैसे डिफाइंड होता था? G1 वेक्टर को डिफाइन करते थे कैसे? तो अगर हमारे रियल स्पेस के लैटिस में लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स A1 A2 A3 हैं और उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स G1 G2 G3 हैं, तो इन G1 G2 G3 का रियल स्पेस के लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स A1 A2 A3 से क्या रिलेशन होता है? तो इसको भी हम लोगों ने निकाला था, आप याद कीजिए, ये होता है 2 पाई और हम लोगों ने ऐसे बताया था कि यहाँ G1 है तो साइक्लिक ऑर्डर में चलिए 2 से शुरू होइए, A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3 ऐसा आता था। और उसी तरह से G2 वेक्टर को आप लिख सकते हैं 2 पाई, 2 के बाद 3 आता है तो A3 क्रॉस A1 बाई A2 डॉट A3 क्रॉस A1। और G3 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3 के बाद 1 आ जाएगा तो 2 पाई A1 क्रॉस A2 बाई A3 डॉट A1 क्रॉस A2। और आसानी से बातों को समझने के लिए हम लोग रियल स्पेस में एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं। रियल स्पेस में कोई सिंपल क्यूबिक लैटिस है, उसके करेस्पॉन्डिंग लैटिस रेसिप्रोकल स्पेस में कैसा होगा? तो देखिए, तो आप निकाल सकते हैं। अगर रियल स्पेस में सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो ये A1 डॉट A2 क्रॉस A3 हो, चाहे A2 डॉट A3 क्रॉस A1 हो, चाहे A3 डॉट A1 क्रॉस A2 हो, ये उस क्यूब का वॉल्यूम है। A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A, A3 इज इक्वल टू A, तीनों बराबर होंगे क्योंकि क्यूबिक लैटिस है तो ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन तीनों इक्वल होगा। और मान लीजिए तीनों A है तो ये तीनों चीजें तो जो डिनोमिनेटर है G1 G2 G3 का वो सब है A क्यूब। और हम लोग A1 को कह दें, सपोज कीजिए A1 वेक्टर को हम लोग कह दें A आई कैप, A2 वेक्टर को हम लोग कह दें A जे कैप और A3 वेक्टर को हम लोग कह दें सिंपल क्यूबिक लैटिस में A के कैप। तो G1 क्या आ जाएगा? देखिए, तो A2 क्रॉस A3, J क्रॉस K इज I, तो A स्क्वायर आई कैप और नीचे में A क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई A आई कैप। उसी तरह से G2 आ जाएगा 2 पाई बाई A जे कैप और G3 आ जाएगा 2 पाई बाई A के कैप। तो जहां दो कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन रियल स्पेस में A होता है, रेसिप्रोकल स्पेस में वो 2 पाई बाई A होगा। रेसिप्रोकल स्पेस का लैटिस पैरामीटर 2 पाई बाई A हो जाएगा। अब हम लोग अगर आसानी से बात को समझने के लिए देखिए, तो रियल स्पेस में जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसके करस्पॉन्डिंग लैटिस जो रेसिप्रोकल स्पेस में होगा वो भी सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा, उसके भी तीनों एजेस
इक्वल लेंथ के आ गए, और इसको हमने करके उस समय भी दिखाया था। तो रेसिप्रोकल स्पेस में हम लोग एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लेते हैं, और चूंकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो यहां पॉइंट होगा रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस के हर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स 2 पाई बाई ए से सेपरेटेड होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल स्पेस में इनवर्स ऑफ लेंथ के यूनिट में चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, इधर होंगे और इधर भी होंगे और बोर्ड के नीचे भी होगा। लेकिन इस वाले डायमेंशन को अभी हम इग्नोर करते हैं, जस्ट बात को हमें समझ लेना है कि व्हाट आई एम टेलिंग। तो अगर 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशन में हम लोग बात करें, प्लेन में बात करें, तो 2 ही वेक्टर लेंगे। जी को हम लिख सकते हैं hg1 प्लस kg2 और lg3 को छोड़ देंगे। तो रेसिप्रोकल स्पेस में भी अगर एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगा, रियल स्पेस के सिंपल क्यूबिक लैटिस के करेस्पॉन्डिंग लैटिस अगर रेसिप्रोकल स्पेस में भी सिंपल क्यूबिक ही है, जैसा कि हम लोगों ने निकाला, और ये किसी भी 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला 2 पाई बाई ए है। ओके, अब जरा देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि लॉज कंडीशन जो होता है या ब्रैग्स लॉ जो होता है, वो दोनों लॉज कंडीशन एक तरह से ब्रैग्स लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। लॉज कंडीशन से ब्रैग्स लॉ हम लोग लाए थे, या आप यूं कहिए ब्रैग्स लॉ से लॉज कंडीशन आ सकता है। तो लॉज कंडीशन को कैसे लिखते थे, तो याद कीजिए आप, 2g क्रॉस k प्लस मॉड g स्क्वेयर इज 0। लॉज कंडीशन का एक ऐसा फॉर्म भी हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद हो। और ये जो k वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। लेकिन यहां 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग k को लिख सकते हैं kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप, ऐसा। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, व्हाट डू वी गेट, 2। और g वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, g वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, g वेक्टर को hg1, एंड g1 इज व्हाट, 2 पाई बाई ए आई कैप। तो h टाइम्स 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस k टाइम्स 2 पाई बाई ए जे कैप। तो 2 पाई बाई ए दोनों में कॉमन होगा, तो लिख सकते हैं h आई कैप प्लस k जे कैप, ऐसा। तो आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 पाई बाई ए h आई कैप प्लस k जे कैप। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला k और ये वाला k अलग अलग है। ये h k l वाला k है, इसको स्मॉल k हम लोग कर दे रहे हैं, ऐसा कर देते हैं। और उस वाले स्मॉल k को हमने ऐसा लिखा है, और डॉट स्मॉल k क्या हो जाएगा, kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस मॉड g का स्क्वायर। मॉड g का स्क्वायर मतलब वेक्टर g डॉट वेक्टर g। तो वेक्टर g डॉट वेक्टर g अगर करेंगे तो यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा, अगर वेक्टर g डॉट वेक्टर g करेंगे, यही मॉड g का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर h आई कैप प्लस के जे कैप डॉट h आई कैप प्लस के जे कैप। तो वो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0, ऐसा। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इनका काम हो गया तो इनको मैं इरेज कर दूं।
और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इंप्लाइज 4 पाई अपॉन ए, इस डॉट प्रोडक्ट को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, h टाइम्स के एक्स प्लस के टाइम्स के वाई, ये दोनों के को जानबूझ करके हमने अलग स्टाइल में लिखा है, इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट h के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू -पाई बाई ए एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। और आप याद कीजिए, ये जो एच के एल है ये मिलर इंडिसेस हैं। तो मान लीजिए सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो अगर हम लोग एच के एल के अलग अलग वैल्यूज लें, खास करके यहां हम 2 वैल्यू के लिए देखते हैं। एक मिलर प्लेन हो सकता है 1 0 0 1 0 0, ये वाला, जैसे एक क्यूब है, इस तरह से क्यूब है, तो ए ऐसा है। तो यहां वाला जो प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है, तो जो प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है और एक्स एक्सिस को A0 0 पर कट कर रहा है, वो 1 0 0 प्लेन हो गया। उसी तरह से इधर वाला प्लेन हो जाएगा -1 0 0। तो हम लोग इन दोनों प्लेन के लिए अगर लेना चाहें, हम 2 वैल्यू लेते हैं, h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के लिए अगर लें तो h इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 इंटू के एक्स, ये आ जाएगा kx, और k को 0 ले लिया तो 0 टाइम्स समथिंग 0 इज इक्वल टू -पाई बाई ए और 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर 1, तो kx -पाई बाई ए आ गया। और इस वाले प्लेन के लिए h -1 और k 0 के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -kx, ये तो 0, तो -kx इज इक्वल टू -पाई बाई ए, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, kx इज पाई बाई ए। ये क्या आया? अगर 1 डायमेंशनल लैटिस की बात करें, आप कहीं भी ले लीजिए, रेसिप्रोकल स्पेस में हम लोगों ने ये लैटिस ड्रॉ किया है, जनरेट किया है। रेसिप्रोकल लैटिस का कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए, कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए, और यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक है 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई, अगर इसको ओरिजिन ले लेंगे तो -2 पाई बाई ए, तो उसका आधा हो जाएगा पाई बाई ए। ये वाला पॉइंट है पाई बाई -पाई बाई ए, और उसी तरह से यहां तक है 2 पाई बाई ए, तो उसका बीच वाला ये हो जाएगा पाई बाई ए। ये पॉइंट है +पाई बाई ए और ये पॉइंट है -पाई बाई ए। और आप याद करें, सिंपल क्यूबिक लैटिस में फर्स्ट ब्रिलुआ जोन कैसे बनाते थे? तो हम लोग ये कहते थे कि कोई एक पॉइंट ले लो, रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और सारे नियरेस्ट नेबर्स को मिला देते हैं, सारे नियरेस्ट नेबर्स को मिला देते हैं। जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से सब आसपास के पॉइंट्स को मिला देंगे।
और इन सब पर अब ये जी वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी है, और इन सब पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ड्रॉ करते हैं। इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ये हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऐसा हो जाएगा। इस तरह से सब पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो इन सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन्स के बीच का जो कॉमन, 3 डायमेंशन में कहेंगे तो कॉमन वॉल्यूम, और नहीं तो 2 डायमेंशन में कहेंगे तो कॉमन एरिया, तो ये जो आया ये विग्नर सीज सेल है, और इसी को फर्स्ट ब्रिलुआ जोन कहते थे, इसी को कहते थे फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। तो ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन कहां से कहां तक है देख लीजिए आप। दिस फर्स्ट ब्रिलुआ जोन इज फ्रॉम, दिस फर्स्ट ब्रिलुआ जोन इज फ्रॉम -π/a टू +π/a। तो अगर 1 डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, ऐसा लैटिस जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 1 डायमेंशनल लैटिस, तो -π/a से +π/a के बीच का जो रीजन है वो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। और इसीलिए हम लोग यहां कहते थे कि ये वाला जो रीजन है ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है, फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। तो यहां से यहां के बीच का के का कोई भी वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में लाई करने वाला के होगा, और अगर कोई भी के फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के बाहर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक के फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में मिलेगा। तो यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में लाई करने वाले के वैल्यूज ही अपने लिए रेलेवेंट वैल्यूज ऑफ के हैं, जिनकी मदद से हम लोग उस मीडियम में ट्रैवल करने वाले हार्मोनिक वेव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप याद करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने साउंड वेव का एग्जाम्पल लिया था, और अभी अभी हम लोगों ने कहा कि फॉर के टेंडिंग टू 0, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ के, लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी। और पिछले क्लास में मैं बताया था कि लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ, कि वो वेव पूरे क्रिस्टल लैटिस को पार करेगा स्मूथली, और पूरा का पूरा लैटिस उसको एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखेगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस उसको एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखेगा, और उसके लिए ओमेगा का के पर डिपेंडेंस ऐसा होगा। और वैसे वेव के केस में, वैसा वेव जिसको पूरा का पूरा मीडियम कंटिन्यूअस दिखता है, उसके लिए ओमेगा का के साथ रिलेशन लीनियर है, और वैसे वेव के लिए जितना होगा ओमेगा बाई के उतना ही होगा डी ओमेगा बाई डी के। मतलब वैसा वेव जिसके लिए पूरा का पूरा मीडियम एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिख रहा है, एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिख रहा है, तो वैसे वेव के केस में उस मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे। और वैसा मीडियम जो किसी वेव के लिए कंटिन्यूअस मीडियम की तरह अपीयर करता है, और जिस मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं, वैसे मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहलाते हैं, वैसे मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहलाते हैं। और ये हो जाएगा
a√c/m। और साउंड वेव के एग्जाम्पल में हमने कहा था पिछले क्लास में कि रियल स्पेस में अगर लैटिस की बात आप करें तो ए जो होता है ये एंगस्ट्रम्स यूनिट का होता है और लैम्डा ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर्स आया था। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज ऑलमोस्ट 10⁻10 टाइम्स ए। जो डिफरेंट एटम्स के बीच का फासला है उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर में, जो डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला है, उसकी तुलना में वेवलेंथ इनफाइनाइटली लॉन्गर है। आप उल्टा बोलिए, उस वेवलेंथ की तुलना में अगर ए को देखें तो वो नेग्लिजिबल होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। ऐसा लगेगा जैसे वो ऑलमोस्ट जीरो है। उतने बड़े लैम्डा के रिलेटिव जो ए है, इंटरप्लेनर सेपरेशन है या इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इट इज नेग्लिजिबल। तो इसीलिए उस वेव को वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स की तरह दिखेगा, बिकॉज दो एटम के बीच का फासला उसको ऑलमोस्ट जीरो दिखेगा और वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम्स का चेन जैसा उस वेव को अपीयर करेगा। और उस वेव के लिए उस मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे। आप देखिए, अगर इस एक्सिस पर हम लोगों ने इस पार्ट ऑफ ग्राफ को जरा इंटरप्रेट कीजिए। इस एक्सिस पर हमने के लिया हुआ है और इस एक्सिस पर हमने ओमेगा लिया हुआ है। अब शुरू में तो कुछ देर ऐसा है लीनियर जैसा और उसके बाद साइनोसॉइडल कर्व है, साइनोसॉइडल कर्व है। अब अगर हम लोग फेज वेलोसिटी की बात करें तो फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। तो इस पर्टिकुलर के करेस्पॉन्डिंग ओमेगा इतना है, तो ओमेगा बाई के हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं ऐसे। और अगर ये वाला एंगल है थीटा तो tan थीटा हो जाएगा p/b ओमेगा बाई के, और ये देगा फेज वेलोसिटी, ये देगा फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट पर इस के करेस्पॉन्डिंग, के इस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, के का ये वैल्यू स्मॉल नहीं है, थोड़ा बड़ा के हम लोगों ने ले लिया है, क्योंकि वहां पर साइन वाला कर्व एपरेंट होना शुरू हो गया है। द ग्राफ इज नो लॉन्गर अ लीनियर ग्राफ, सो के इज नॉट सो स्मॉलर। के स्मॉल वैल्यूज के लिए ओमेगा का के साथ ग्राफ लीनियर होता है। हमने के का थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया है, सो ग्राफ इज नॉट लीनियर। और ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है डी ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा बाई डी के कैसे मिलेगा? तो ग्राफ के इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप से मिलेगा। और आप देख लीजिए ये वाला एंगल जो है थीटा डैश इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, रादर हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिया, वो थोड़ा और ज्यादा इंक्लाइंड होगा। उस पॉइंट पर का टेंजेंट, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, तो ये थीटा डैश है एंड थीटा डैश इज नॉट इक्वल टू थीटा, थीटा डैश इज नॉट इक्वल टू थीटा। और उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, कहने का मतलब कि वही देगा डी ओमेगा बाई डी टी ग्रुप वेलोसिटी। तो इस के करेस्पॉन्डिंग ग्रुप वेलोसिटी मिलेगा डी ओमेगा बाई डी के से, और वो है tan थीटा डैश, जो कि tan थीटा के बराबर नहीं है। मतलब बड़े के लिए, के बड़े वैल्यू के लिए, उतने बड़े वैल्यू के लिए जिसका लिमिट जीरो को टेंड न करे, उतने बड़े के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। और जैसे जैसे के बड़ा होता जाता है, द डिस्क्रीटनेस ऑफ मीडियम स्टार्ट शोइंग अप।
अब वेव को वो मीडियम डिस्क्रीट दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर लॉन्गर वैल्यूज ऑफ के द मीडियम appears to be discrete, the medium does not appear to be continuous। और अब वैसे केस में when a medium appears to be discrete, if the crystal lattice appears to be discrete to a wave, not continuous, then in that case the phase velocity and group velocity they do not remain equal। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी अलग अलग होंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी ग्राफ के इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप से मिलेगा और फेज वेलोसिटी कॉर्ड के स्लोप से मिलेगा और दोनों इक्वल नहीं हैं। तो जहां मीडियम डिस्क्रीट होगा वैसा वेव, जिस वेव को मीडियम डिस्क्रीट दिखने लगेगा, मतलब फॉर लॉन्गर वैल्यूज ऑफ के द डिस्क्रीटनेस ऑफ मीडियम स्टार्ट शोइंग अप। फॉर लॉन्गर वैल्यूज ऑफ के, या ऐसे इसको लिखें, एज के बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, लार्जर एंड लार्जर, द डिस्क्रीटनेस ऑफ मीडियम, डिस्क्रीटनेस ऑफ मीडियम starts showing up, starts showing up। मीडियम का डिस्क्रीटनेस दिखना शुरू हो जाता है, वेव को मीडियम डिस्क्रीट मीडियम की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। और ऐसे केस में जब मीडियम डिस्क्रीट होगा तो वैसे केस में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। फेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। और ऐसा मीडियम जो किसी वेव को डिस्क्रीट मीडियम दिखे, अगर किसी वेव के लिए मीडियम के अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट दिखे, ए इतना ज्यादा हो कि वेवलेंथ के कंपेरेबल हो वो, तो वैसे केस में, वैसे मीडियम में ट्रेवल करने वाले डिस्टरबेंस के केस में, ऐसा डिस्टरबेंस जिसका के इतना बड़ा हो, ऐसा वेव जिसका वेव वेक्टर इतना बड़ा हो, जिसके लिए मीडियम डिस्क्रीट दिखे, मीडियम अपने डिस्क्रीटनेस को शो करे, वैसे वेव के लिए उस मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं मिलेगा और ऐसे मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम कहलाते हैं। सच मीडियम, ये नॉन डिस्पर्सिव होगा जहां दोनों बराबर होगा। सच मीडियम आर कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। सच मीडियम आर कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। तो साउंड वेव के लिए सॉलिड्स नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह अपीयर करेगा। साउंड वेव जिसका, ऐसा साउंड वेव जिसका वेवलेंथ मीटर्स के ऑर्डर का है, उसके लिए जिसका वेवलेंथ ए की तुलना में इनफाइनाइटली ज्यादा है, उसके लिए मीडियम एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखेगा। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों इक्वल दिखेंगे। वैसे वेव को मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम के रूप में अपीयर करेगा और साउंड वेव की वेलोसिटी वैसे मीडियम में a√c/m होना चाहिए। इसको हम तुरंत महसूस कर ले सकते हैं कि क्या होगा ऐसा। तो आप देखिए, मान लीजिए एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है या क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल है, और आप हर तरफ से उस क्यूब के हर फेसेस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा करके और उसको दबा करके उसका वॉल्यूम आप कम करते हैं, तो साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है? √b/ρ होती है, √b/ρ होती है। और रो किसको कहेंगे? मास बाय वॉल्यूम। तो क्यूबिकल क्रिस्टल के केस में क्या हो जाएगा? मास बाय ए क्यूब, ऐसा हो जाएगा।
और b कैसे देंगे? b तो b डिफाइंड होता है क्या? माइनस dp बाई या डेल्टा p, जो कहिए डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v, इस तरह से b डिफाइंड होता है। तो अब देखिए, तो अगर हम लोगों ने इस तरह से इसको दबाया कि ये वाला फेस डेल्टा x अंदर आ गया, डेल्टा x अंदर आ गया, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? a इंटू डेल्टा x, उतना से वॉल्यूम कम हो गया, तो a स्क्वायर डेल्टा x कितना हो जाएगा? और v कितना है? a क्यूब, तो डेल्टा v बाई v क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाई v हो जाएगा डेल्टा x बाई a, डेल्टा x बाई a, और डेल्टा x विल बी नेगेटिव, सो ये माइनस इतना हो जाएगा। और डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई एरिया, तो इस वाले फेस का एरिया a स्क्वायर, और अगर ये डेल्टा x से डिस्प्लेस हुआ, ये डेल्टा x से स्ट्रेंड हुआ है, तो फोर्स लग रहा होगा c टाइम्स डेल्टा x बाई a स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा p। तो आप देख लीजिए b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा माइनस डेल्टा p, तो माइनस और ये नीचे वाला ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो ये एक तरह से हो जाएगा c डेल्टा x बाई a स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल्टा x बाई a, डेल्टा x बाई a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया c बाई a, और b बाई रो करेंगे तो साउंड की वेलोसिटी v इज इक्वल टू b बाई रो करेंगे तो b आ गया c बाई a, और रो होगा m बाई a क्यूब, तो a स्क्वायर बाहर आकर के a हो गया c बाई m, और वो आ गया जितना आना चाहिए था, a अंडर रूट c बाई m। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि फॉर साउंड वेव द मीडियम विल अपीयर टू बी अ कंटिन्यूअस मीडियम and the velocity of sound wave in solid will be given by this expression a under root c by m। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, तो अगर हम लोगों ने ये कहा कि अगर ओमेगा के साथ के का ग्राफ लीनियर है, तो ऐसे केस में डी ओमेगा बाई डी टी और डी ओमेगा बाई डी के और ओमेगा बाई के दोनों बराबर होंगे, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी बराबर होगा। तो वैसा मीडियम जिसके लिए ओमेगा बाई के लीनियर आ रहा है, जिस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव के लिए, उस वेव के लिए वो मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा। और जिसमें ओमेगा का के साथ कर्व्ड ग्राफ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वो मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम होगा उस वेव के लिए। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है यहां से, उसको हम लोग समझना चाहेंगे। आप देखें, ये है फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। तो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के जोन बाउंड्री पर यहां पर इस के करेस्पॉन्डिंग व्हेन के इज पाई बाई ए, जोन बाउंड्री की बात करें तो यहां पर फेज वेलोसिटी जीरो नहीं है। फेज वेलोसिटी तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, तो tan थीटा इज दिस बाई दिस, उतना हो जाएगा फेज वेलोसिटी। लेकिन यहां पर जो टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट का स्लोप जीरो आ जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी के ये जीरो आ जाएगा। मतलब जोन बाउंड्री पर एट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ के, एट के इज इक्वल टू पाई बाई ए, ग्रुप वेलोसिटी बिकम्स जीरो।
group velocity becomes 0. When k is equal to pi by a, group velocity becomes 0. It is called total dispersion. यहां पर टोटल डिस्पर्सन हो गया। इसका मतलब कि जो वेव की प्रोफाइल थी वहां डाई आउट कर जाएगी, वहां पर ग्रुप वेलोसिटी 0 हो गया। सो द ग्रुप वेलोसिटी बिकम्स 0 एट जोन बाउंड्री मीन्स व्हाट, कि वो वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है मीडियम के अंदर में जोन बाउंड्री पर, और इसका मतलब है कि दो एडजेसेंट एटम्स आउट ऑफ फेज हैं, दो एडजेसेंट एटम्स आउट ऑफ फेज हैं। दैट इंप्लाइज वाइब्रेशन ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इज आउट ऑफ फेज। तभी तो वहां पर वेव डाई आउट किया, बिकॉज practically what we observe is group velocity. Practically superposition of so many harmonic waves travel in the medium and it travels with group velocity and that becomes 0 at zone boundary, so it decays there. इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जरा ये समझिए, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। कहां पर ये डीके किया, कहां पर टोटल डिस्पर्सन हुआ, कहां पर जाकर के ग्रुप वेलोसिटी 0 हो गई। अगर आप रेसिप्रोकल स्पेस में बात करें, और सपोज कीजिए हम एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस इज बेस्ट एग्जाम्पल। अगर हमारा प्रिमिटिव लैटिस सेल सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो पर प्रिमिटिव सेल एक एटम बिलोंग करेगा, और वैसे वैसे प्रिमिटिव सेल का इनफाइनाइट चेन है एक्स एक्सिस के एलोंग, तो इसको भी हम इनफाइनाइट चेन ऑफ वन डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स या वन डायमेंशनल क्रिस्टल पॉइंट्स मान सकते हैं। हर प्रिमिटिव सेल में एक एटम है। तो अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस रियल स्पेस में जो है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, उसके करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस पॉइंट जनरेट होता है वो भी सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। और उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो दो लगातार लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला 2 पाई बाई ए होगा, और हम लोग 2 डायमेंशन में ही महसूस करते हैं। जो बात 2 डायमेंशन में बोल रहे हैं वो 3 डायमेंशन में भी सही होगी। दो लगातार लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला 2 पाई बाई ए होगा, 2 पाई बाई ए। और वेव कहां पर डाई आउट कर रहा है? पाई बाई ए पर। तो यहां से यहां तक कितना है? 2 पाई बाई ए। तो पाई बाई ए इसके ठीक बीच में होगा, पाई बाई ए इसके ठीक बीच में होगा। और एक डिस्कशन हम लोगों ने किया था, आप याद करें, लाउएज कंडीशन की बात जब हम कर रहे थे तो लाउएज कंडीशन किस तरह से ब्रैग्स लॉ को स्टेट करता है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। उस समय मैंने कहा था कि कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस का कोई भी एक पॉइंट ले लें, और यहां से यहां तक जो वेक्टर है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है g। दिस वेक्टर इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर g। इट इज 2 पाई बाई ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज 2 पाई बाई ए। तो हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आप रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो उस रेसिप्रोकल स्पेस के इस पॉइंट से जनरेट होने वाला कोई भी वेव जो यहां जाकर के टर्मिनेट करेगा, उसका ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसका ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आकर के ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया
कि देखिए ये कहां पर जाकर के जीरो हो रहा है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहां से चलने वाला कोई भी वेव इस वाले प्लेन से, यहां जो लैटिस प्लेन अगर 3 डायमेंशन में देखें, 2 डायमेंशन में ये एक लाइन जैसा दिख रहा है, 3 डायमेंशन में ये प्लेन है, तो यहां वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन से जो वेव जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और उसके आगे वो प्रोसीड नहीं करेगी। तो ऐसे मीडियम अपना डिस्क्रीटनेस शो कर रहा है। इसके बाद और इसके पहले के एटम्स का वाइब्रेशन आउट ऑफ फेज है और इस जोन बाउंड्री पर वेव रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो ट्रैवलिंग वेव का सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इट विल नॉट बी ए ट्रैवलिंग वेव, द वेव ट्रैवलिंग इन दिस डिस्क्रीट मीडियम, वैसा के जिसके लिए मीडियम डिस्क्रीट मीडियम है, डिस्पर्सिव मीडियम है, वैसे वेव के लिए इन जोन बाउंड्रीज पर वेव रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, उसका ब्रैग्स रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वेव उसके आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। एंड द वेव्स ट्रेवलिंग इन सच डिस्पर्सिव मीडियम विल नॉट बी ए ट्रेवलिंग वेव, इट विल बी ए काइंड ऑफ अ स्टेशनरी वेव और अ स्टैंडिंग वेव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है कि यहां पर आकर के ग्रुप वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब हुआ और ये कहने का क्या मतलब हुआ कि वहां पर टोटल डिस्पर्सन हो गया। मतलब ब्रैग्स रिफ्लेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है और ये वो प्लेन है कि मीडियम डिस्क्रीट मीडियम में, डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रैवल करने वाले वेव का उस प्लेन से ब्रैग्स रिफ्लेक्शन हो जाएगा and the wave will no longer continue further in forward direction. So a standing wave type situation will exist inside the medium and it will no longer remain a traveling wave. तो ये ओमेगा का के साथ जो ग्राफ है, इस ग्राफ से बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। ये देखने में एक सिंपल ग्राफ है लेकिन इस तरह के सारे इंफॉर्मेशंस इस ग्राफ के अंदर में छुपे हुए हैं और इसका अगर आप गहराई से फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो ये सारी जानकारियां इस ग्राफ के अंदर से निकाली जा सकती है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।